हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्विक रिवीजन। और जो क्विक रिवीजन है थर्मल स्टैटिस्टिकल की वीडियो नंबर 2 है। पहले मैंने कुछ टॉपिक्स पहली वीडियो में डिस्कस किए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी पहली वाली भी, जिसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था पार्टीशन फंक्शन और रेडिएशन, CP/CV, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, डिबाई थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी, ट्यूरिंग पैकेट लॉ, ये सभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं इससे पहली वीडियो में, तो आप उन्हें ज़रूर देखें क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ आइडियल गैस और वान डेर वाल गैस, इन दोनों को कवर करूँगा, वान डेर वाल गैस और रियल गैस को। तो आइडियल गैस में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें पता ही होनी चाहिए वो है कि जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो कोलिजन होता है विद द वॉल ऑफ कंटेनर वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे परफेक्टली स्फेरिकल होते हैं शेप में। जो हमारे मॉलिक्यूल हैं जिस समय पे उनके बीच अगर वो बहुत नज़दीक नहीं होते तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं लगता। आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद जो टाइम ऑफ कोलिजन होता है वो बहुत कम होता है और जो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है वो थोड़ा लार्ज होता है। तो ये तो सब चीज़ें हमें पता ही होनी चाहिए। अगर जिस समय पे एक्स एक्सिस में वर्ल्ड से जाकर टकराता है, मोमेंटम अगर उसका v है और मास m है तो मोमेंटम उसका mv होगा, और जब टकरा कर वापस होगा तो उसका मोमेंटम जो -mvx हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो 2mvx होगा। लगातार पूछा जाता है इस तरीका का क्वेश्चन भी। उसके अलावा जब हमसे प्रेशर की बात की जाती है तो प्रेशर जो हमारा आता है फॉर्मूला वो होता है 1/3 mn v² अपॉन कैपिटल V। तो यहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा। जो हमारे पास आइडियल गैस का फॉर्मूला है प्रेशर का वो हमारा होता है 1/3 mn अपॉन कैपिटल V इंटू v²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर लगातार क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इसमें m जो है वो मास ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, n जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, v वॉल्यूम, और v² जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें ये भी याद रखें कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ये हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है v², उसकी वैल्यू हमारी रहती है 3 kT/m। और अगर इसी में रूट मीन स्क्वायर कर देता है तो रूट मीन स्क्वायर में इसका रूट ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3 kT/m होती है। यहाँ पे ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है तो यहाँ पे 3 kT/m हम लिख सकते हैं। और ये आराम से जो हमारा एक्सप्रेशंस है वो PV बराबर μRT, म्यू मोल के लिए ये एक्सप्रेशंस बन जाता है, जहाँ R गैस कांस्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो यहाँ पे ये हमें सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। पार्टीशन फंक्शन में इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसका जैक जो होता है आइडियल गैस का वो V की पावर n पर निर्भर करता है और पार्टीशन फंक्शन T की पावर 3n/2 पर निर्भर करता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डिटेल में भी डिस्कस पहले की हैं और यहीं से हम आसानी के साथ इस एक्सप्रेशंस को ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि f जो हमारा बनेगा वो होता है f = -kT log z। तो log z को जैसे हम लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा log v की पावर n। और प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा रहता है P = -del/f/del v एट कॉन्स्टेंट t। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें सिंपली जो एक्सप्रेशंस है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से, जब हम इसे लेकर चलेंगे और साथ साथ f की वैल्यू को इसके प्रोपोर्शनल भी लेकर चलेंगे t की पावर 3n/2। तो यहाँ से हमारा प्रेशर जो सिंपली निर्भर कर जाएगा n kT/v पे। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, ये हमें पता ही होनी चाहिए। उसके अलावा वेलोसिटी के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हमें पता रखने चाहिए। VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारी होती है √2 kT/k, जहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, m मास है। VRMS की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है √3 kT/m। साथ साथ ये भी याद रखें कि V एवरेज जो होती है उसकी वैल्यू होती है √8 kT/m। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं। याद रखें कि वेलोसिटी आइडियल गैस के लिए √T पर निर्भर करती है, टेम्परेचर की पावर ½ पे निर्भर करती है और मास पे
जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर के बढ़ने से जो है वो हम देखेंगे जब हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही बढ़ेगी। और अगर हम से पूछता है ये VRMS हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि VRMS के करस्पॉन्डिंग जब हम एनर्जी निकालने चलते हैं हाफ में VRMS स्क्वायर करते हैं तो 3/2 kT आता है। तो ये भी याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो गैस है आइडियल गैस उसकी जो एनर्जी है वो हाफ kT होती है एलोंग एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमारी आइडियल गैस है उस आइडियल गैस को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। चाहे हम उस आइडियल गैस को कितना भी उसके ऊपर प्रेशर लगा दें, लेकिन आइडियल गैस जो है वो कभी भी हमारी लिक्विफाई नहीं होती। ये भी हमें पता रहना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और ये जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस हैं उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो हमारे पास है वो एनर्जी का है। एनर्जी जो होती है वो इसकी 3/2 NKT होती है। ये भी याद रखें, क्योंकि 3/2 kT एक मॉलिक्यूल की होती है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी एनर्जी हमारी 3/2 NKT होती है। तो ये सारे फॉर्मूले आप देख लें। साथ साथ ये भी याद रखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी v से v + dv के बीच होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैक्सवेल के द्वारा ड्राइव किया गया था, 4πn m/2π और इसकी पावर 3/2 v² e⁻ -mv² / 2 इस फॉर्मूले को भी याद रखें। ये हमारा मैक्सवेल फार्मूला कहलाता है, जहाँ पे NV/dV जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी v से v + dv के बीच होती है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, m सिंगल मास का मॉलिक्यूल का मास है, कि यहाँ टेम्परेचर है, और NV/dV मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी v से v + dv होती है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हम एक्सपेक्टेशन Vx लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू 0 आती है, एक्सपेक्टेशन Vy एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारी 0 रहती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि Vx² अगर पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू kT/m होती है, और इसी तरीक़ा से हमारी Vy² का एक्सपेक्टेशन ये भी kT/m होता है, और उसी तरीक़ा से हमारा Vz का स्क्वायर जो होता है उसका स्क्वायर भी kT/m होता है। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं वेलोसिटी के। साथ साथ ये भी याद रखें कि Vx Vy पूछता है तब भी इनकी वैल्यू 0 होती है, और उसी तरीक़ा से Vy Vz वो भी 0 होता है, Vz Vx भी 0 होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो लगातार इन पर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो ये वेलोसिटी के तीनों याद रखें। इसमें एक बात भी ज़रूर याद रखें कि जो हमारी V मोस्ट प्रोबेबल है वो सबसे कम होती है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को रखना पसंद करते हैं। VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होती है, और एवरेज जो मॉलिक्यूल है उनकी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी कम होती है कुछ की ज़्यादा होती है, तो उनका सबका जो एवरेज है वो V एवरेज से आता है। तो VMP जो है वो सबसे छोटा होता है इसमें, उसके बाद V हमारा जो चलता है V एवरेज चलता है, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो VRMS की होती है। एक इसमें ये भी याद रखें कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन 1/v की वैल्यू होती है वो √2m/π/kT होती है। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी पूछा जा चुका है, इसको भी इम्पोर्टेंट में रखें। ये तीनों फार्मूले ज़रूर याद रखें, इनका ऑर्डर ज़रूर याद रखें। ये जो वैल्यूज हैं NV/dV और एनर्जी का फार्मूला ये याद रखें। आइडियल गैस के एजम्पशंस याद रखें। तो ये आइडियल गैस में 3-4 बातें जो मैं और भी बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर इन्वर्सली वॉल्यूम पर निर्भर करता है, इसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे हम रेनॉल्ड्स लॉ कहते हैं। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और रेनॉल्ड्स लॉ वो हमें तीनों पता होने चाहिए। साथ साथ ये भी पता चलना चाहिए कि जो डिफ्यूजन है वो गैसें जिनका मास कम होता है वो जल्दी से डिफ्यूज होती हैं, जो गैसें हमारी जिनका मास ज़्यादा होता है उनका डिफ्यूजन रेट जो है वो कम होता है। तो भारी गैस जो है वो देरी के साथ डिफ्यूज होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए।
तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर नॉन रिएक्टिंग गैस हैं, एक गैस प्रेशर P1 लगाती है और दूसरी नॉन रिएक्टिंग गैस है वो प्रेशर P2 लगाती है, और उसी तरीक़ा से और गैस हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं वो प्रेशर P3 लगाती हैं, तो नेट प्रेशर जो सबके सम के बराबर होगा। P की वैल्यू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन होगी। तो ये पार्शियल प्रेशर लॉ इसे हम बोलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये भी याद रखें कि जो हमारा एक्सप्रेशंस हैं इसके सारे वो भी पता हों, और साथ साथ ये भी पता हो गए अगर थोड़ा बहुत हमें डेरिवेशंस भी पता करना हो तो हम आसानी से निकाल लें। उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि प्रेशर जो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो पहले फोर्स निकाल लें। फोर्स हमारा dP/dt से निकल जाएगा। dP हमारा एक मॉलिक्यूल को लेकर चलेंगे तो हमारा 2mvx हो जाएगा x दिशा में, और ∆T लेकर चलेंगे कितने समय में ऐसा हो रहा है। तो अगर लेंथ हमने बॉक्स की L ले रखी है तो वहाँ पर ∆T की वैल्यू 2L/Vx हो जाएगी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पूछता है तो इसका उल्टा कर दें, Vx/2L कर दें, जहाँ L जो मैं लेंथ है वो लेके चल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं डिस्कस कर रहा था। उसके साथ साथ एक हमारे पास गैस होगी वान डेर वाल गैस, तो वो हमारे पास एक तो प्रेशर में चेंज आएगा, प्रेशर जो है वो P + A/V² हो जाएगा, और ये जो होता है A/V² वो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कारण होता है। तो ये फोर्स ऑफ ये इसे हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं A/V² को। और वॉल्यूम जो है, क्योंकि गैस जो आइडियल गैस इक्वेशंस थी उसमें ये एज्यूम किया गया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो उनका जो वॉल्यूम है वो 0 होता है, जबकि उनका भी वॉल्यूम जो है वो फाइनाइट होता है। इसलिए वॉल्यूम जो हमें जो मॉलिक्यूल को एक्चुअल में उपलब्ध हो पाता है वो V ना होकर V-B उपलब्ध हो पाता है, जिसको B को हम क्या कहते हैं, को वॉल्यूम बोलते हैं इसको। और ये पूरा एक्सप्रेशंस P + A/V², V-B = RT, ये हमारी रियल गैस इक्वेशंस कहलाती है, और इसे वान डेर वाल इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें अगर ये म्यू मोल के लिए पूछी जाती है तो V को सिंपली म्यू मोल के लिए जब हम करें तो म्यू मोल के लिए से V को V/μ कर दें, क्योंकि सिंगल मोल के लिए वॉल्यूम V उपलब्ध है, और म्यू मोल के लिए जो हम लेके चलेंगे, म्यू मोल के लिए V उपलब्ध है तो 1 मोल के लिए हम V/μ ले लेंगे। तो V को V/μ से बदल देंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा P + A/μ²/V², और ये हमारे पास आ जाएगा V - μB = μRT। ये वान डेर वाल इक्वेशंस म्यू मोल के लिए पूछी जा चुकी है। ये नेट में क्वेश्चंस भी आ चुका है कि म्यू मोल के लिए वान डेर वाल इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो V को हमें केवल जो रिजल्ट है उसमें याद करने के लिए क्या करें, पहले हम वान डेर वाल इक्वेशंस लिख दें। A और B वान डेर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं, और उसके बाद जो म्यू मोल के लिए पूछता है तो इसे लिख दें। याद रखें कि इंटरनल प्रेशर के कारण ये टर्म्स आती है, और B की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में B हमारा होता है 4 टाइम्स ऑफ NX। व्हाट डज इट मीन्स? X सिंगल मॉलिक्यूल का मास था, N टोटल जो मॉलिक्यूल हैं उनका मास हो गया, तो ये एक्चुअल जो NX होगा और उसका 4 टाइम्स हम इसे लेते हैं। तो B जो हमारा होता है वो 4NX होता है, 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया जा रहा है मॉलिक्यूल के द्वारा। फिर से समझें इस बात को, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स। तो कैसे हम इसे कह रहे हैं, X तो सिंगल मॉलिक्यूल का है वॉल्यूम, NX जो है टोटल N का हो गया, और उसका 4 टाइम्स हमें करना है। तो ये हमारा B होता है। ये भी आ चुका है क्वेश्चंस, लगातार इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये भी याद रखें कि B बराबर जो होगा हमारा 4N, और X की वैल्यू को यहाँ हम 4/3πr³ ले सकते हैं। अगर हमें B पता चल जाता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी याद रखें, और डायमीटर भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि R की वैल्यू D/2 होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। जब वर्क की बात करते हैं तो वर्क के मैं दोनों की एक्सप्रेशंस बताए दे रहा हूँ, वर्क इन आइडियल गैस, और वर्क मैंने क्योंकि किस में छोड़ दिया था, वर्क मैंने छोड़ दिया था फॉर द रियल गैस। ये डिस्कस नहीं किया, रियल गैस का भी नहीं किया और आइडियल गैस का भी नहीं किया। तो हम क्या करें, GW का फॉर्मूला लिख दें सिंपली। GW होता है हमारा PdV, और यही यहाँ पे लिख दें, जो GW है वो हमारा हो जाएगा PdV। V वॉल्यूम चेंज है, dV P प्रेशर है। उसके बाद क्या करें, P की जगह पे यहाँ म्यू RT/V कर दें इंटू dV कर दें, और इसको V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर दें। तो W की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ जाएगी
म्यू आर टी लॉग V1 से V2 तक कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो V2/V1। जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से लेके चलेंगे, पहले P की वैल्यू को लिख देंगे RT/V-B, और यहाँ से लेके चलेंगे -A/V²। उसके बाद इसे V1 से V2 तक पहले से इंटू इसमें dV भी कर दें और फिर इसे इंटीग्रेट कर दें। इस तरीक़ा से दोनों तरफ V1 से V2 तक कर दें इसे इंटीग्रेट, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी RT log V2 - B/V1 - B। और यहाँ से देखेंगे तो ये -A/V² का इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस A/V। तो प्लस यहाँ से जो वैल्यू लेके चलेंगे A/V2 -A/V1, हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये प्लस में बन जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये ऑब्टेन हुआ हमें किस केस के लिए, इन द केस ऑफ द रियल गैस। और ये हमारा जो फॉर्मूला है ये है हमारा इन द केस ऑफ, ये आइसोथर्मल के लिए है, क्योंकि यहाँ टी हमने कांस्टेंट माना है, तो ये आइसोथर्मल केस है, आइसो टी लिखे दे रहा हूँ थर्मल के लिए, और इसी तरीक़ा से ये लिया है। साथ साथ ये भी देख लें कि अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले में B को 0 ले लें और A को 0 ले लें तो हम रियल गैस पर की बजाय आइडियल में पहुँच जाएंगे। तो ये फार्मूला फिर यहाँ से यहाँ सीधा चेंज हो जाएगा इसी फार्मूले में। साथ साथ वर्क में हम P1V1 बराबर P2V2 कर दें तो यहाँ से V2/V1 की वैल्यू P1/P2 ऑब्टेन हो जाएगी, ये भी याद रखें। और उसके अलावा ये भी याद रखें कि W जो है हमारा वर्क, ये जो होता है वो P × V2 - V1 होता है इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक में जो वर्क है वो 0 होता है। तो मैं वर्क के फॉर्मूले चारों मैंने टाइप कर दिए, ये हमारा रियल गैस का, ये हमारा आइडियल गैस का, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये आइसोबारिक प्रोसेस का, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो वर्क के सारे फॉर्मूले हैं, जो वैल्यू हमें जिस तरीक़ा से क्वेश्चन देता है उसी तरीक़ा से इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर लें और सॉल्व कर लें। तो इम्पोर्टेंट है। साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ से हमारे लिए क्या क्या और इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस पर पूछे जाते हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास आइडियल गैस की बजाय रियल गैस पे क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा आती है कंपटीशंस में, क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि कोई भी गैस जो होती है वो हमारी आइडियल गैस नहीं होती, क्योंकि सभी गैस रियल्स होती हैं लाइफ में। इसीलिए जो रियल गैस पे क्वेश्चनों की संख्या हमारी ज़्यादा होती है। हम ये देखते हैं कि अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि प्रेशर अगर हमारा ज़्यादा हो जाए और टेम्परेचर अगर हमारा थोड़ा कम हो तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि अगर उस टेम्परेचर से ऊपर गैस का टेम्परेचर है तो हम कितनी भी कोशिश करें, फिर उस पर प्रेशर कितना ही अप्लाई कर लें, फिर उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं, जो लिक्विफिकेशंस है उसमें कहते हैं कि एक हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे तक हम प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे वॉल्यूम है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम के ऊपर जो प्रेशर है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो आता है वो भी याद रखें कि हम जब क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर को लेते हैं तो डेल्टा P/∆V इसको T को 0 कर देते हैं, और डेल² P/∆V² को 0 कर देते हैं, क्योंकि जब गैस की स्टेट बदलती है तो गैस प्रेशर और वॉल्यूम जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि गैस जब हमारी गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आती है तो वो प्रेशर वॉल्यूम के जो रिलेशंस हैं वो वैलिड नहीं रहते गैस के, और ये प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं। कई बार प्रेशर रो का रिलेशन देता है तो उसमें भी याद रखें कि अगर प्रेशर रो का रिलेशन हमें दे रखा है तो डेल P/∆ρ को 0 कर दें और डेल² P/∆ρ² को 0 कर दें। इस पर भी क्वेश्चंस देखा गया है कंपटीशंस में, नेट में भी क्वेश्चंस इस पर पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि जब हम PC, VC, TC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो PC हमारा आता है A/27B², VC की जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है वो मिलती है 3B, TC जो हमें ऑब्टेन होता है वो होता है हमारा 8A/27BR। साथ साथ ये भी याद रखें TC के साथ दो एक्सप्रेशंस और टेम्परेचर के हैं। एक होता है हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर जो जूल थॉम्सन इफेक्ट में आता है, जिस पे गैस ना तो हीटिंग दिखाती है ना कूलिंग दिखाती है, वो हमारा 2A/RB होता है। और जो हमारा TB होता है बॉयल टेम्परेचर,
उसकी वैल्यू A/RB होती है, ये भी याद रखें। इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हम वान डेर वाल गैस के लिए RTC/VC/PC निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 8/3 आती है। अगर हम P/PC को अल्फ़ा ले लेते हैं और V/VC को हम बीटा ले लेते हैं और T/TC को अगर हम गामा ले सकते हैं, तो ये भी याद रखें कि अगर कोई गैस है उनमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हम गामा कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। अगर हमें बीटा पता है और गामा पता है तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि इन फॉर्मूलों को सीधा का सीधा हम वान डेर वाल गैस में रख देते हैं और वहाँ से एक हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जिसे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट का रिजल्ट कहते हैं। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस की संभावना बनी रहती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि ए की वैल्यू जो यहाँ होती है वो 27/64 27/64 R²T²/PC होती है। और बी अगर हम निकालना चाहते हैं, बी यहाँ से देखें तो RTC/8PC कैलकुलेट करें, देखें क्या आता है R, और TC की वैल्यू रख दें 8A/27 BR इंटू 8 इंटू PC की जगह पर रख दें A/27 B²। देखिए ये वैल्यू कितनी सॉल्व होकर मिलती है हमें। एक A से 8A कैंसिल कर दें, 27 B R से R कैंसिल कर दें, 27 B से एक B बचा रहेगा, इसे ऊपर ले जाएं तो B। तो B की वैल्यू जो होती है वो भी यहाँ देख लें। B हमारा जो आता है वो RTC/8PC आता है। तो ये हमारे A और B के फॉर्मूले थे TC/PC के टर्म्स में, और ये जो वैल्यू हैं ये PC/VC/TC की थी। ये हमारे TI/TB थे, बॉयल टेम्परेचर। और साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ से जो क्वेश्चंस है इस वाले जो मैंने बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस मिलता है, लगातार क्वेश्चंस यहाँ से देखा गया है। काफ़ी क्वेश्चंस VC/3B पे भी क्वेश्चन से सिंपल पूछा जाता है। कई बार B की वैल्यू दे देता VC पूछ लेता है, कई बार VC दे देता B पूछ लेता है। तो वान डेर वाल गैस कॉन्स्टेंटों की वैल्यू को कैसे एवेल्यूट करते हैं, ये सदा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज है जिसमें मैं डिस्कशन दे रहा हूँ वेरियस टॉपिक्स पे, वो आपके काम आएगी और उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी जो लास्ट के मिनट में कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि वो कैसी तरीक़ा से तेज़ी के साथ रिजल्टों को रिवाइज करें। और क्विक रिवीजन की सीरीज़ है ये, जो लगातार बच्चों के लिए ये मैंने दी है। इसमें कोशिश की गई है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे जल्दी से कवर करें। तो इसमें 2 टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ये आइडियल गैस और वान डेर वाल्स को मैं डिस्कस कर रहा था, ये मेरा टॉपिक था। ये 4-5 टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये 6 पॉइंट्स में अब आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट है, और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दी नेट के स्टूडेंटों को ख़ास तौर से, और 70 टॉपिक्स उसमें बताई मैंने कि जो पेपर्स में नेट में पूछे जाते हैं। तो बच्चों को ज़रूर वो वीडियो देखनी चाहिए जिसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये 70 टॉपिक्स हमने तैयार किए, 70 टॉपिक्स या नहीं किए। जिन्होंने नहीं किए हैं वो पेपर में जाने से पहले कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसमें कवर कर जाए। उसी को 70 टॉपिकों को ही मैं ज़्यादा फोकस पर रख रहा हूँ। यहाँ जो डिस्कस कर रहा हूँ ज़्यादातर वही टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट को और डेंसिटी ऑफ स्टेट के इंपॉर्टेंट रिजल्टों को। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हमारा एवोल्यूशन होता है वो ये है कि अगर एनर्जी को हम E से E+D करें तो नंबर ऑफ जो फेज सेल है उनकी तादाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे हम सिंपली डिफाइन करते हैं। तो हम डेफिनेशन पर जब जाते हैं तो अगर हमारा n है, जो हमारी नंबर ऑफ फेज सेलों की संख्या है, तो एनर्जी E है। और अगर n+dn हो जाती है फेज सेलों की संख्या और एनर्जी हमारी E+dE हो जाती है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट कहलाता है, जिसे हम DE कहते हैं। ये जनरली एनर्जी का फंक्शन होता है और इसे हम dN/dE से शो करते हैं। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक सिंपल कंसेप्ट मैं बता रहा था। अब हम कैसे जाएं, तो n की वैल्यू को सिंपली अगर हमें 2D में जाना है dx dpx ले लें हैं और इसे डिवाइड कर दें h से, ये 1D में होगा। अगर हमें 2D में जाना है, 1D का मतलब है फिजिकल स्टेट में, हम जनरल में जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें से 1D कहते हैं, लेकिन 2D इसको कहते हैं जब हम फेज स्पेस में जाते हैं, क्योंकि ये पोजीशन और ये मोमेंटम, तो पोजीशन और मोमेंटम स्पेस अलग अलग होते हैं इन द केस ऑफ द
जो हमारा फेज स्पेस कंसेप्ट है। तो इस तरीक़ा से इसमें चलते हैं। यहाँ पे जो चलते हैं वो हमारा चलता है 4 आ जाते हैं यहाँ, dx dy dpx और dpy अपॉन h²। ये हमारा चलता है 2D में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, फेज स्पेस में 4D 1D 2D 3D 4D। उसी तरीक़ा से ये हमारा आगे जाएगा, क्लासिकली 1D 2D 3D कहेंगे इन्हें, फेज स्पेस में 2D 4D और 6D कहेंगे। उसी तरीक़ा से ये हमारा 6 स्पेस में चले जाए और dx dy dz dpx dpy और dpz। साथ साथ ये भी याद रखें कि क्वेश्चंस में ये देख लें कि हम स्पिन को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर स्पिन को कंसीडर किया जाता है तो यहाँ पे गामा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है सभी केसों में, और गामा की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है गामा इजकल टू 2s+1, जहाँ s हमारी स्पिन कहलाती है। तो ये भी देख लें, और ये गामा फैक्टर इस पर निर्भर करेगा कि आपको स्पिन कंसीडर करनी है या नहीं करनी। अगर स्पिन हाफ का पार्टिकल है तो 2 फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण ही होता है, क्योंकि गिवन स्टेट के अंदर एन एल एम एल अगर सेम है तो एम एस डिफर होता है। तो दो से हम उसे इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर स्पिन 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि s बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग एम एस को देखेंगे, 1 0 -1 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीक़ा से लेते हैं। स्पिन अगर हमारी 0 है, स्पिन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये फैक्टर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो सेम ही आ जाएगा। तो ये याद रखें। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसे dx का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, ये h ही रहेगा, और यहाँ पे जो फैक्टर्स है dpx का मोमेंटम का, ये px आ जाएगा। ये देख लें। अगर हम कोई फैक्टर इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो px की वैल्यू हमारी NH/2l आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के केस में। और अगर हमारा स्पिनलेस पार्टिकल है तो वो वैल्यू जो है हमारी px की जो वैल्यू है वो NH/l रहेगी स्पिनलेस के लिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको, क्योंकि गामा जो है वो 2 × ½ + 1 हो जाएगा। तो px की वैल्यू हमारी सिंपली जो आ जाएगी वो 2, यहाँ से देखें ये वैल्यू आएगी NH/2l, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ये याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ से फर्मी का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ से गायब हो जाता है कि इस px को pf तक ले जाते हैं, इंटीग्रेशन तक, हाईएस्ट मोमेंटम तक। तो pf जो हमारा आता है फर्मी मोमेंटम 1D में, वो वैल्यू यहाँ से सिंपली हमारी NH/2l ऑब्टेन हो जाती है। तो ये इस तरीक़ा से चलते हैं। फिर एनर्जी अगर हमसे पूछता है तो उसी तरीक़ा से हम इसमें एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। EF बराबर pF²/2m। तो यहाँ से सिंपली हमारी एनर्जी भी निकल जाती है, EF की वैल्यू भी आ जाती है, और वो निकल कर आती है 1/2m, और यहाँ से NH/2l का स्क्वायर। इस तरीक़ा से इसे ले लें, क्योंकि pF²/2m ही करना है। तो फर्मी मोमेंटम और फर्मी एनर्जी ये हम कैलकुलेट कर लें। साथ साथ ये भी याद रखें कि एवरेज एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो EF/3 होती है। तो ये याद रखें। एनर्जी के लिए अगर यहाँ से मोमेंटम में जाएंगे तो सिंपली अगर हमें एनर्जी की वैल्यू बतानी है तो p²/2m लिख दें, 1D में px²/2m ले लें, तो px² की वैल्यू सिंपली हमारी 2m ही हो जाएगी, और px हमारा 2m की पावर हाफ हो जाएगा। उसे यहाँ पे पुट कर दें तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NL/h 2me की पावर हाफ, ये हमारा आ जाएगा। और डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात जब हम लेके चलेंगे dN/dE की, तो सिंपली कैलकुलेट करके इसको L ले लेंगे, क्योंकि L तो यहाँ पे सच बचा रहेगा, और dN/dE जो आएगा वो हमारा एनर्जी की पावर -½ पे निर्भर करेगा, क्योंकि E की पावर हाफ को जब हम dN/dE बनाएंगे तो वो हमारा हाफ E की पावर -½ बना लेगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू भी यहाँ पे देखो, आप देखें 5-6 रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हमारा महत्वपूर्ण है गामा फैक्टर का हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ px की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें EF निकालना तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। px को pf में इसलिए बदलते हैं क्योंकि फर्मी मोमेंटम जो है वो अपर लिमिट होती है मोमेंटम की, और एवरेज एनर्जी और EF में ये रिलेशंस हमें ऑब्टेन हो जाता है। इसे निकालने के लिए मैं छोटा सा एक डेरिवेशन भी दे दूं। एवरेज एनर्जी जो होती है वो 0 से लेकर EF एनर्जी और डेंसिटी ऑफ स्टेट E से E+D के बीच में, और ये 0 से लेकर EF और DE × DE,
इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है डी की जो वैल्यू है डेंसिटी ऑफ स्टेट ये है हमारा e की पावर -12 यहाँ पे पुट करते हैं कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट से कांस्टेंट करता है, उसे सॉल्व करके हम आसानी से ये रिजल्ट ले आते हैं। जब हम 2D में जाते हैं बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2D में जब जाते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेस सेल की तादाद है वो एरिया पर निर्भर करती है, A/h² हो जाता है। और dpx और dpy को हम 2πp dp की एक उससे बदल देते हैं, जो हमारी रिंग है p और p + dp के बीच का रीजन, और 2πp dp को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो πp मैक्सिमम स्क्वायर ये इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है πp मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि 0 से p मैक्सिमम तक ले लेते हैं dpx dpy को 2πp dp लेके और उसे सॉल्व कर देते हैं। तो 2πp²/2 हमें मिल जाता है, 2 से 2 कट जाता है और ये फार्मूला हमें मिल जाता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर यहाँ पे स्पिन को कंसीडर करना है तो गामा फैक्टर साथ साथ लेके चलना है, ये सदा याद रखें, भूलना नहीं है इस फैक्टर को। तो πA/h² और px² की जो वैल्यू है मैक्सिमम की वो हमारी हो जाएगी 2me। तो ये n नंबर ऑफ फेस सेल की जो वैल्यू है वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, a पे निर्भर करेगी और n जो है वो e पे निर्भर करेगा। साथ साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है dn/de जिसे हम कहेंगे वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, a पे, और dn/d जो होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम dn/d और e में कर्व खींचेंगे तो कांस्टेंट लाइन आएगी। तो अगर हम इस तरीक़ा से कर्व खींचेंगे कि dn/d इधर ले जाएं, e इधर ले जाएं, तो एक इस तरीक़ा का कर्व हमें स्ट्रेट लाइन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जिस तरीक़ा से हमारी एनर्जी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फेस सेल उसी प्रोपोर्शनल बढ़ती हैं, तो dn/d कांस्टेंट आ जाता है। जब हम 3 डायमेंशंस पे जाते हैं, साथ साथ ये भी याद रखना कि अगर गामा फैक्टर्स हमें लेना पड़े स्पिन तो गामा के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर स्पिन कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो स्पिन अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो फिर उस समय पे हम इस तरीक़ा से इसे लेकर चल सकते हैं कि 2s+1 की जो वैल्यू है स्पिन को 0 कर दें और उसे 1 ले लें। तो इस तरीक़ा से इसे लेकर चलना है। तो वो क्वेश्चंस में देख लेना कि स्पिन को कंसीडर किया या नहीं किया। इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती हैं तो वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, ये भी याद रखें गामा फैक्टर को। यहाँ पे अगर हम 3D या फिर स्पेस में 60 जिसे हम बोल रहे हैं, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये v/h³ दे देगा। और ये dpx dpy dpz जो है वो हमारा एक हम इसके अंदर स्पेरिकल सेल ले लेंगे मोमेंटम p की और दूसरी ले लेंगे p + dp की, उसके बीच का रीजन लेंगे तो 4πp² dp उसका वॉल्यूम हो जाएगा, फिर उसे सॉल्व कर देंगे। तो वहाँ से हमें जो ये वैल्यू मिलेगी 4πp² dp ये लेके चलें और इसे 0 से p मैक्सिमम तक इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ से जो वैल्यू है n की वैल्यू हमें सिंपली मिल जाएगी v/h³ और 4π ये हमें मिल जाएगा, और ये वैल्यू p² dp हमें 2me की पावर 3/2 दे देगा, क्योंकि p मैक्सिमम q/3 देगा ये, और p मैक्सिमम की वैल्यू रख देंगे तो n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी दिस वन। तो नंबर ऑफ फेस सेल वो वॉल्यूम के निर्भर और n जो है वो e की पावर 3/2 पर निर्भर करेंगी। यहाँ ये भी याद रखना कि जो एवरेज एनर्जी है इस केस के अंदर वो EF/2 पर निर्भर करेगी, और यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी है और फर्मी एनर्जी के बीच रिलेशन जो होगा वो 3/5 EF होगा। dn/d जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो dn/d की जो वैल्यू है वो दो फैक्टरों पर निर्भर करेगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू v, और dn/d जो निर्भर करेगा वो हमारा e की पावर ½ पर निर्भर करेगा। ये याद रखें। गामा फैक्टर के बारे में फिर से मैं बता चुका हूँ, गामा फैक्टर जब ही लेना जब स्पिन की बात करें तो 2s+1, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है तो गामा फैक्टर को ज़रूर लेकर चलना है, ये भी याद रखें, वहाँ पे हमें गामा की वैल्यू ले लेनी है। तो एवरेज एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज एनर्जी F/2, यहाँ एवरेज एनर्जी 3/5 EF, यहाँ EF जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, और इसके लिए भी EF की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल और केवल यहाँ हमें इंटीग्रेशंस में ध्यान रखना है कि अगर हमें EF निकालना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस को जो 0 से लेकर EF तक ले जाएं तो EF यहाँ से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी। और फर्मी में है और इलेक्ट्रॉनों के लिए फर्मी एनर्जी होती है तो गामा फैक्टर भी हमें यहाँ लेना पड़ेगा 2 फैक्टर, गामा = 2s। तो E को EF से बदल देना, यहाँ पे 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, EF यहाँ से सिंपली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, सीधा ही EF फर्मी एनर्जी इससे। तो यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, E को EF से बदल दें और सॉल्व कर दें EF की वैल्यू के लिए। यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं, अगर 3 डायमेंशंस में है, इलेक्ट्रॉन है, फर्मी एनर्जी हमें चाहिए तो यहाँ पे E को EF से बदल दें, 2 फैक्टर ले लें इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ n की वैल्यू ले लें नंबर ऑफ फेस सेल, और उसके बाद इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमें
वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। साथ साथ ये भी याद रखना कि जब हम ई की बात करते हैं, फर्मी एनर्जी की बात करते हैं, तो ये 1/L² पर निर्भर करेगी, यहाँ 1 एरिया पर निर्भर करेगी और यहाँ 1/V⁴ पर निर्भर करेगी। तो मैं ये भी अलग से मेंशन किए दे रहा हूँ, 1 डायमेंशंस में जो फर्मी एनर्जी है वो 1/L² पर करती है निर्भर 1D में। फर्मी एनर्जी की जो वैल्यू है 1 एरिया पर निर्भर करती है इन द केस ऑफ 2D, और 3D में अगर पूछता है तो फर्मी एनर्जी जो 1/V⁴ पर निर्भर करती है। ये भी याद रखें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ स्टेट 1D, 2D, 3D, फर्मी एनर्जी, फर्मी मोमेंटम, ये सब मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपको लाभ देगी। और डेंसिटी ऑफ स्टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। साथ साथ ये भी याद रखना कि जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, अगर हमारे पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो फेस सेल में फेस सेलों की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ फेस सेल, वो 2F के इंटीग्रल पर निर्भर करती हैं, क्योंकि जो F है वो पोजीशन के कारण आएगा और F ही डिग्री ऑफ फ्रीडम मोमेंटम के कारण आएंगी। तो वहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 2F बन जाएगी। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने देखा है, कई बार पूछा जाता है। इस तरीक़ा के क्वेश्चंस जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को बहुत क्लियर करके चले, यहाँ से क्वेश्चंस की सदा जो उम्मीद है वो लगातार बनी रहती है और बहुत मुश्किल क्वेश्चंस कभी नहीं आते। सदा याद रखना कि जो ये हमारे शुरुआत जो मैंने जहाँ से शुरू की थी वो कंसेप्ट आपको क्लियर अगर है तो सदा से ही क्वेश्चन इस पर आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसे मैं कवर कर रहा था। इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसमें कवर कर दिए जाए। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने इसमें डिस्कस किए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2 मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, बल्कि कहूँगा मैं 3 टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर चुका हूँ और 3 के अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। एक में इसमें अब तक जो वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, आइडियल गैस मैंने डिस्कस की है, रियल गैस डिस्कस की है, वर्क डन के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वेरियस केसेस के अंदर, और क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम उनके सब एक्सप्रेशंस निकाले हैं। साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारा जूल थॉम्सन इफेक्ट है वो बताता है कि गैस के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होता है जब गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर कैरी ऑन की जाती है पोरस प्लग के साथ, तो गैस में क्या देखा जाता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो हमें उस टेम्परेचर जिस पर गैस का टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होता उसे इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और टी जो हमारा है डेल्टा T/ΔP, ये जूल थॉम्सन इफेक्ट आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होती है। तो डेल्टा T/ΔP H की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 1/JCP, और जो वैल्यू रहती है इसकी वो रहती है 1/JCP 2A/RT - B। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और H इसको इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि जूल थॉम्सन इफेक्ट जो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा ΔU/ΔV है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट T पे ये 0 होती है, और ये आइडियल गैस के लिए है। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि ΔU/ΔV एट कांस्टेंट T A/V² होता है फॉर द केस ऑफ वान डेर वाल गैस, और 0 होता है इन द केस ऑफ जो हमारी आइडियल गैस है। तो ΔU/ΔV एट कांस्टेंट T 0 होता है और ΔU/ΔP एट कांस्टेंट T 0 होता है। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है और प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है। ये भी याद रखें कि जो हमारी रियल गैस होती है उस पर ये थ्योरी नहीं लगती क्योंकि उसमें जो है इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पर भी निर्भर करती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको पता ही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। मैं कुछ और टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। एक मैं ये डिस्कस कर रहा था डेंसिटी ऑफ स्टेट का। चाहूँगा थोड़ा सा आपको कार्नोट हीट इंजन के बारे में बताना, और कार्नोट हीट इंजन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये याद रखें। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये हैं कि जूल थॉम्सन इफेक्ट का जो कारण है वो बेसिकली वर्क जो होता है वो दोनों चीज़ों से होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है और एक इंटरनल वर्क होता है। तो जब कोई गैस जो हमारी रियल गैस है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो अगर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो वर्क है अगर वो 0 है, दोनों का सम 0 है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल गैस को जितना वर्क करना पड़ रहा है उतना एक्सटर्नली उसे मिल रहा है। तो गैस ना तो कूलिंग दिखाएगी और ना ही हीटिंग दिखाएगी। लेकिन अगर
गैस को कार्य करना पड़ जाता है और वर्क जो है वो हमारा इस तरीक़ा से आता है कि गैस को कार्य करना पड़ रहा है, और तो फिर गैस का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी में से आएगा। इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो गैस का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। और अगर वर्क गैस के ऊपर हो गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए तीनों तरीक़ा के इफेक्ट देखे जाते हैं, कूलिंग, हीटिंग और कोई चेंज नहीं होना। तो ये भी याद रखें। साथ साथ ये मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, एच उसमें कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था। कार्नोट हीट इंजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बता देता हूँ इस वीडियो में। कोशिश इसमें यह है कि ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो सभी टॉपिक में इसमें रिवाइज कराने की प्रयास कर रहा हूँ। तो कार्नोट हीट इंजन जो होता है दुनिया का सबसे एफिशिएंट इंजन होता है। पहली बात ये याद रखें कि दुनिया में अगर क्वेश्चन देता है, 4 इंजन बना देता है और पूछता है इनमें बताइए सबसे एफिशिएंट कौन सा है, तो सदा मार्क जो आपको करना है वो आपको कार्नोट हीट इंजन मार्क करना है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन कोई नहीं हुआ। इसमें सोर्स और सिंक होते हैं। ये हमारा एक सोर्स बना होता है, उसके साथ साथ सोर्स के साथ में ये हमारा वर्क जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो दिखाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ सिंक होती है, तो यहाँ SO से दिखाई दे रहा हूँ सोर्स को, SI से दिखा रहा हूँ सिंक को। तो यहाँ जो वर्क है यहाँ पे हीट Q1 होती है, ये टेम्परेचर T1 होता है, और यहाँ पे Q2 होता है हीट जो मिलती है सिंक को, और T2 यहाँ का टेम्परेचर होता है। तो 5, 7, 10 चीज़ें जो इस पर बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा। एक तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन कौन है, तो कार्नोट हीट इंजन को आपको मार्क करना है। एफिशिएंसी जो इसमें निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी कि आपको यूजफुल मैकेनिकल वर्क कितना मिला, तो W मिल रहा है। इनपुट कितना दे रहे हैं वो Q1 दे रहे हैं, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला W/Q1 है। तो वर्क हमें पता चलता है इतना वर्क जो है वो मिलता है, और Q1 जो हीट है वो सोर्स से इतनी दी जा रही है, तो इन दोनों की रेशो से सिंपली एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ एफिशिएंसी को शो करता है, और W की जो वैल्यू है वो हमारी होती है Q1 - Q2, और इसे हम Q1 से डिवाइड कर दें तो ये एक्सप्रेशन हमें सिंपली मिल जाता है 1 - Q2/Q1, और Q2/Q1 की वैल्यू होती है T2/T1 के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन सिंपली 1 - T2/T1 में बदल जाता है। ये भी याद रखें कि Q1/Q2 जो होता है हमारा वो T1/T2 होता है। ये याद रखें, काफ़ी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि रेफ्रिजरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K होता है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1/K+1 होता है, जहाँ रेफ्रिजरेटर के लिए K कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार K देता है, E पूछ लेता है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लें। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं इन फॉर्मूलों पर बेस, लगातार क्वेश्चंस इस पर आते हैं, याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि कार्नोट साइकिल के लिए जो हमारी प्रोसेस होती हैं 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं। जो कार्नोट साइकिल जब हम ऑब्टेन करते हैं तो 2 आइसोथर्मल और +2 एडियाबैटिक जो प्रोसेस हैं वो होती हैं, और इस प्रोसेस के अंदर जो देखा जाता है वो प्रोसेस जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है वो 0 होता है। तो जो कार्नोट साइकिल बन के आती है वो ΔS की जो वैल्यू है वो हमारी 0 होती है। ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है ΔS = 0। साथ साथ ये भी याद रखें कि सिस्टम जहाँ से चला है लास्ट में सिस्टम वहीं पहुँच जाता है, तो ΔU जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव है सिस्टम की में वो 0 होता है, क्योंकि सिस्टम 4 साइकिलों को आपको याद होगा इस तरीक़ा से 4 साइकिलें मिलती हैं। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की साइकिल, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की, और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन की। ये 4 साइकिल मिलती हैं, ये टेम्परेचर T1 पे, ये T2 पे। तो ये चारों साइकिल मैंने बता दी हैं, ये लगातार पूछी जाती हैं, कितनी एडियाबैटिक होती हैं, कितनी आइसोथर्मल होती हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो एक्सप्रेशंस है वो हमारा चलता है एडियाबैटिक में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में लगता है जहाँ गामा CP/Cp होता है। और स्लोप में याद रखें कि अगर dP/dV का यहाँ स्लोप निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है -γP/V, और अगर आइसोथर्मल में स्लोप निकालते हैं dP/dV तो वो आता है -P/V।
और जब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल करते हैं तो गामा आता है। तो ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एडियाबैटिक के लिए है। और पी वी बराबर कॉन्स्टेंट वो हमारे आइसोथर्मल पर रहता है। ये दोनों ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हम कार्नोट हीट इंजन के क्वेश्चंस निकालते हैं तो जब भी एफिशिएंसी का क्वेश्चंस आएगा तो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस जनरली रहता है, और ये जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। ये भी याद रखें कि कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी केस के अंदर दो इंजन हैं, एक हमारा रिवर्सिबल इंजन है, एक इरिवर्सिबल इंजन है, तो जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी सदा ज़्यादा होगी इरिवर्सिबल इंजन से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसे हम कार्नोट थ्योरम कहते हैं। और अगर दो इंजन सेम सोर्स और सिंक के बीच में काम करते हैं और दोनों इंजन रिवर्सिबल हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होती है। और एफिशिएंसी कभी भी वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करती इस केस के अंदर, केवल और केवल टेम्परेचरों पे या जो हीट सोर्स से दी गई है सिंक को उस पर निर्भर करती है। ये याद रखें, रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हमारा जो कार्नोट इंजन है उसका जस्ट रिवर्सिबल होता है। इसमें जो हीट है वो सोर्स देता है और सिंक को हीट मिलती है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसा कोई इंजन नहीं आज तक बना है कि जितनी हीट आप दें और वो पूरी की पूरी हीट को वर्क में बदल दे। क्या करता है, कुछ ना कुछ उसे हीट जो है वो सिंक को देता है, जिससे एफिशिएंसी हमारी 1 से सदा कम आती है। अगर हम यहाँ देखें कि एफिशिएंसी हमारी WQ1 के बराबर हो जाए तो 1 हो जाएगी, और WQ1 जब होगा, क्योंकि W जो हमारा है वो Q1 - Q2 है, तो ये कब होगा, WQ1 के बराबर जब Q2 0 हो। लेकिन आज तक कोई ऐसा इंजन नहीं बना कि जो किसको सिंक को बिल्कुल भी हीट ना देता हो, ऐसा कोई इंजन नहीं बना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ साथ ये भी याद रखना कि ये हीट एनर्जी को यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी को यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चंस देखे जाते हैं इस वाले पोर्शन से, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से वीडियो लाभ देगी और बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी थर्मल स्टैटिस्टिकल पोर्शन में, और जो क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं मैंने सभी को टारगेट करने का इसमें प्रयास किया है। इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और इसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं उन्हें मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चंस लगातार मैं देखता हूँ जो बहुत ही हॉट टॉपिक बना रहता है सभी कॉम्पिटिशन्स का, देश के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस एंट्रोपी से पूछा जाता है। तो एंट्रोपी को भी मैं इसमें रिवाइज करा रहा हूँ, और एंट्रोपी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊँगा। याद रखें कि एंट्रोपी जो होती है वो ऑर्डर को, मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर डिसऑर्डर को बताती है कि अगर किसी सिस्टम का डिसऑर्डर ज़्यादा है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर हमारा ज़्यादा है, तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और एस का जो फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, वो हमारा एक फार्मूला होता है एस बराबर KB log ओमेगा। ओमेगा यहाँ नंबर ऑफ वेज होते हैं और इसे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो एस अगर W हमारा 1 की तरफ को जाता है तो S 0 की तरफ को अप्रोच करता है। इसे हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें क्या होता है कि जब आइडियल केस बन जाता है और W 1 की तरफ को जाता है, वो जब होता है जब T 0 केल्विन की तरफ को जाता है। जब W 0 की तरफ जाता 1 की तरफ जाता है तो S 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसे कहते हैं। अगर ओमेगा हमें पता चलता है और नंबर ऑफ वेज ओमेगा के एक्सप्रेशंस होते हैं, ओमेगा के हमारे 3 एक्सप्रेशंस में रिपीट कर रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट, अगर स्टेट्स हमारी GI हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या है तो GI की पावर NI, ये एक्सप्रेशंस रहता है। और ये हमारा MB स्टैटिक्स के लिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकलों के लिए अप्लाई होता है। ये हमारा इस फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाता है GI की पावर NI अपॉन फैक्टोरियल NI में, अगर हमारा मैक्सवेल स्टैटिक्स से अप्लाई हो रही है और डिस्टिंग्विश की बजाय मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो यहाँ फैक्टोरियल NI से हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ वेज का जो फॉर्मूला है ये हमारा MB के लिए है और ये हमारा इनडिस्टिंग्विश के लिए है। डिस्टिंग्विश के लिए ये फैक्टर ख़त्म करके बंद कर दिया जाता है। जब हम फर्मी-डिराक में जाते हैं तो फर्मी-डिराक में नंबर ऑफ वेज के फॉर्मूले ये भी याद रखें, फैक्टोरियल GI अपॉन फैक्टोरियल NI और फैक्टोरियल GI माइनस NI, जहाँ GI स्टेट्स हैं और NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो लगातार पूछता है क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ स्टेट्स बता देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता देता है और नंबर ऑफ वेज पूछ लेता है। तो ये सिंपली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है
फर्मी ड्रैग का। फिर W के बाद में S भी पूछ सकता है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा अगर हमसे बोस-आइंस्टीन के केस में पूछता है तो ये हमारा एक्सप्रेशंस बन जाता है फैक्टोरियल NI प्लस GI माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल NI और फैक्टोरियल GI माइनस 1। तो इन पे एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं। सदा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हमारा रहता है। NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, GI हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। इन फॉर्मूलों पे जो 4 फार्मूले हैं नंबर ऑफ वेज के, वो इम्पोर्टेंट करें। तो नंबर ऑफ वेज मैंने यहाँ पे रख रखा है 13 पॉइंट पे, उन्हें मैं रिवाइज करा रहा था इस टॉपिक को, और नंबर ऑफ वेज के मैंने सारे फार्मूले यहाँ कर दिए हैं, क्योंकि इन फार्मूलों पे बेस यहाँ से प्रॉब्लम्स पूछती है इसमें। तो एंट्रोपी से लिंक क्वांटिटी थी, इसलिए मैंने यहीं शेयर कर दी है एस के साथ। याद रखें कि एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन होती है, ये याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो उसमें जो डेल एस है, चेंज इन एंट्रोपी, रिवर्सिबल में 0 होती है, और इरिवर्सिबल में एंट्रोपी सदा बढ़ती है। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी प्रोसेस हैं, मैक्सिमम प्रोसेस जो होती है नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो उसके चलते क्या होता है, हमारी जो एंट्रोपी है वो हमारी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेस जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, और नेचुरल प्रोसेस में जो हमारी एंट्रोपी है वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये ध्यान रखें। और जो हमारी एंट्रोपी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसके चलते जो यूजफुल वर्क हमें आगे मिलने वाला है उसमें हमें दिक्कत आती जा रही है। तो अवेलेबल एनर्जी हमारी डिक्रीज होती जा रही है, और जिससे हम डिग्रेशन ऑफ द एनर्जी भी कहते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। साथ साथ एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेटों में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर तो ज़रूरी कोशिश करें एक एक दो दो क्वेश्चंस निकाल लें इन फॉर्मूलों पे, लगातार क्वेश्चंस पूछता है। तो हम अगर हमारे पास पूछता है कि आइडियल गैस है, उसमें चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करें, और डिफरेंट केसेज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एंट्रोपी के सभी फॉर्मूले में कोशिश करता हूँ। जो हमारा आइडियल गैस है उसमें याद रखें कि सेकंड लॉ कहता है TGS DQ बराबर TGS। DS चेंज इन एंट्रोपी की टेम्परेचर है, वो हमारा फर्स्ट लॉ से होता है DQ बराबर DU प्लस PTV। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशंस होता है, फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों का मिक्स है ये, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। DU यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, PTV हमारा वर्क है, TDS जो है वो हीट है जो सिस्टम को दी जाती है। इसे हम फर्स्ट और सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन कहते हैं। और DQ को अगर DU प्लस DW कहते हैं तो उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वो बेस होता है। ये एंट्रोपी का लॉ है, DQ बराबर TGS। और DU को हम लिख देते हैं बच्चों सिंपली CVDT, और P को लिख देते हैं गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए RT अपॉन V इंटू TV। तो ये ले लें, उसके साथ क्या करें, T से इसको डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को इस तरीक़ा से, T से T को काट दें और यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दें इस तरीक़ा से। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशंस आ जाएगा, डेल एस इजिकल टू CV log TF अपॉन TI से TF कर दें इनिशियल से फाइनल, TI से TF है, और इसे VI से VF तक कर दें। तो यहाँ से सिंपली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा प्लस R log E, बेस ये है यहाँ पे भी, R log E VF अपॉन VI। तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम के चेंज के कारण जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो ये होगा, और जो टेम्परेचर के कारण जो चेंज हो रहा है वो ये होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, केवल वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो केवल ये एक्सप्रेशन लेंगे। अगर हमारा वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर केवल चेंज हो रहा, तो ये फार्मूला लेंगे, और अगर दोनों में चेंज हो रहा तो ये लेंगे। और इन्हीं फार्मूलों से एक फार्मूला और हम बना सकते हैं, 2 फार्मूले, PI VI अपॉन TI की जो वैल्यू है वो PF VF अपॉन TF होती है, और CP माइनस CV जो होता है मेयर रिलेशन से वो R होता है। तो इससे 2 फार्मूले और भी बना सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ से हमें दोनों रिलेशंस पता हैं तो इस रिलेशंस को हम बदल सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में, और प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। तो इसको हम इजीली बदल सकते हैं। ये मैंने दोनों रिजल्ट लिख दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है TF TI CV हमें दे, यहाँ से ये चेंज पूछ सकता है, ये वाला भी चेंज पूछ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है आइडियल गैस के केस में। साथ साथ मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें एंट्रोपी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन्हें डिस्कस करूँगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मैं लगातार कह रहा हूँ, तो आप समझें कि ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में लगातार क्वेश्चंस इस टॉपिक के पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टकराते ही रहते हैं ये इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस। एंट्रोपी में जो बहुत और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमारा इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है DS बराबर DQ अपॉन T,
अगर हमारा टेम्परेचर T है, हीट हम dQ दे रहे हैं और वो इतनी कम हीट दे रहे हैं कि उसमें टेम्परेचर एप्रिसिएबली चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज इन एंट्रोपी गैस जो होगी वो dQ/T होगी। इसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ भी कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। और सपोज किया लिक्विड में परिवर्तन हो रहा है, लिक्विड स्टेट चेंज हो रही है और T1 से T2 तक चेंज हो रहा है। पूछता है कि चेंज इन एंट्रोपी निकालिए, कैसे निकालें? तो dQ को सिंपली जो हम लिख सकते हैं वो mCTT लिखते हैं। C जहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, m मास है, अपॉन T कर दें और इसको इंटीग्रेट कर दें T1 से लेकर T2 तक। तो ये लिक्विड में T1 से T2 तक जो हमारा एंट्रोपी चेंज है वो मिल जाएगा S2 - S1 चेंज इन एंट्रोपी। और ये जो सिंपली वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी mc log e T2/T1। तो ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाता है। कई बार क्या करता है, सॉलिड लेता है, सॉलिड से कन्वर्जन कराता है लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्जन कराता है गैस में। तो ये फार्मूला जो सॉलिड में, जैसे हम आइस के केस में लें, आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी का चेंज है वो हो जाएगा हमारा mL/T1। T1 टेम्परेचर ले लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि dQ जो mL होगा, अवस्था परिवर्तन अगर हमारा हो रहा है तो लेटेंट हीट कंसेप्ट आता है और हीट जो हमारी dQ है वो m × L के बराबर होगी। m मास अगर परिवर्तित हो रहा है तो dQ हमारा mL होगा और टेम्परेचर T1 पर हो रहा है तो mL/T1 हो जाएगा। यहाँ पे mc ये जो अवस्था परिवर्तित हो रही है वो log e T2/, इसको L1 कह दें, बल्कि log e T2/T1 हो जाएगा। और जब हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड, मतलब जो वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वेपर में बदलेगा, तो यहाँ जो हीट वो है एंट्रोपी परिवर्तन वो mL2/T2 हो जाएगा। अब अगर सॉलिड का पूछता तो ये लगा दें, अगर ये टेम्परेचर T2 तक पहुँचा रहा है, लिक्विड तक रखना है उसे, तो यहाँ तक रख लें। और गैसियस में अवस्था भी परिवर्तित हो रही है तो इसको ले लें और तीनों एंट्रोपियों को चेंज कर लें। यहाँ से खूब क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इस पर बेस क्वेश्चंस जो है काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशंस में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहूँगा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी को लेकर। साथ साथ ये भी याद रखें कि एक रेजिस्टेंस R है दिस, और इसमें करंट I फ्लो हो रही है। पूछता है कि इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि कितनी हीट पैदा हुई, तो I² RT हो जाएगी। उसे कैलोरी में बदलना तो J ले लें, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है उसे यहाँ पर लिख दें, तो ये एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला निकल जाएगा I² RT/JT। तो मुझे उम्मीद है कि एंट्रोपी के जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे वो मैंने इसमें काफ़ी डिस्कस कर दिए हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की है। ये इसमें देख रहे हैं आप, कार्नोट हीट इंजन डिस्कस किया है, एंट्रोपी डिस्कस की है, डेंसिटी ऑफ स्टेट डिस्कस किए, आइडियल गैस वान डेर वाल्स और नंबर ऑफ वेज, ये मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। थोड़ा सा फेज स्पेस का भी हल्का सा मैंने आइडिया दिया है। तो इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं कहूँगा जो इसमें डिस्कस की जा चुकी हैं। एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ, दूसरी वीडियो ये है। तो क्विक रिवीजन की सीरीज़ है जिसमें मैं तेज़ी से फॉर्मूले, तेज़ी से जो फिजिक्स है उसे डिस्कस कर रहा हूँ कम से कम समय में। तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे एग्ज़ाम के बहुत क्लोज होंगे, जिस भी एग्ज़ाम में आप जा रहे होंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो इन्हें लास्ट मिनट पर रिवाइज करके जा सकते हैं, जिससे आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा और सब चीज़ें आप जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।